हेलो बच्चों, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। इससे पहले क्लास में हम लोग बात किए थे इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर के बारे में। हम बताए थे कि दो क्वांटिटी, एक होता है इलेक्ट्रिक करंट और एक होता है प्रेशर, दोनों का दोनों स्केलर क्वांटिटी है, जबकि दोनों के पास मैग्नीट्यूड भी है और दोनों के पास डायरेक्शन भी है। लास्ट में बात किए थे हम, सबसे लास्ट में बात किए थे कि इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है फिर भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसके बाद हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर पढ़ने से पहले हम कुछ और डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर पे। किस पे बात करते हैं? पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है, इसी मतलब इससे थोड़ा क्वेश्चन वगैरह आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा हम पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर को बता देते हैं और इसका कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं। पोलर वेक्टर और एक होता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, एक होता है पोलर वेक्टर, एक होता है एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर मतलब क्या? वैसा वेक्टर जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, वैसा वेक्टर जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका कोई माने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, उसको बोलते हैं हम लोग पोलर वेक्टर। जैसे अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स पे मान लेते हैं कि हम फोर्स लगाएं, इस बॉक्स पे हम फोर्स लगाएं, तो पता लग रहा है ना कि इस पॉइंट पे फोर्स लगा, इस बॉक्स पे इस पॉइंट पे हम फोर्स लगाएं, इस पॉइंट पे फोर्स लगाएं, तो वैसा वेक्टर जिसके पास कुछ स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना, वेक्टर्स हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर को इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि पोलर वेक्टर मतलब कि वैसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन जो होगा ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल के अलॉन्ग होगा। दैट वेक्टर हुज डायरेक्शन that vector whose direction along the direction of motion of particle, इज कॉल्ड, बाकी लगा लीजिएगा, पोलर वेक्टर। इसको बोलते हैं हम लोग पोलर वेक्टर। जैसे हम लोग जानते हैं ना वेलोसिटी, हम लोग जानते हैं ना डिस्प्लेसमेंट, इससे पहले हम बात किए थे। हम लोग जानते हैं जैसे मोमेंटम, इसके बाद हम लोग बात किए एक्सेलरेशन। हम लोग अभी जस्ट देख रहे थे फोर्स के बारे में, फोर्स, ये सब पोलर वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? पोलर वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है? एक्सियल वेक्टर में वैसा वेक्टर कुछ उसका रोटेशनल इफेक्ट हो। ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर्स हैविंग रोटेशनल इफेक्ट, माने कुछ ऐसा रोटेशनल इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल वेक्टर। रोटेशनल इफेक्ट, या ये भी बोल सकते हैं वेक्टर्स हुज डायरेक्शन along the vectors whose direction along the axis of rotation, वैसा वेक्टर जिसका जो माने डायरेक्शन होगा ना, वेक्टर्स डायरेक्शन होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना।
एक्सियल वेक्टर में कुछ एग्जांपल्स देते हैं। एक्सियल वेक्टर मतलब क्या, मैंने आप सिंपल ऐसे याद रख सकते हैं। एक्सियल वेक्टर माने वैसा वेक्टर जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट ना पता लगे, उसका कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं हो। एक्सियल वेक्टर मतलब कि मोशन जिधर कर रहा है, बॉडी जिधर मोशन कर रहा है, ठीक है ना, वेक्टर का डायरेक्शन उधर नहीं होगा। या वैसे सिंपल समझिए कि एक्सियल वेक्टर मतलब कि उसका कुछ रोटेशनल इफेक्ट होगा। जैसे टॉर्क का नाम सुने होंगे आप लोग, सुने होंगे नाम टॉर्क का। टॉर्क ने हम लोग टॉर्क के बारे में बोलते हैं कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगता है और फोर्स के कारण अगर बॉडी घूमने लगता है तो हम बोलते हैं बॉडी पर फोर्स, ये फोर्स नहीं लगा, टॉर्क लगा। किसी बॉडी पे फोर्स लगा और उस फोर्स के कारण अगर बॉडी घूम रहा है उसको बोलते हैं हम टॉर्क लगा। आपको एकदम सिंपल समझना है कि टॉर्क माने क्या, कुछ रोटेशनल इफेक्ट को मतलब टॉर्क का डायरेक्ट मतलब ही समझते हैं कि रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट को ही हम लोग बोलते हैं टॉर्क। जैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी नाम आप सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो सुनेंगे भी, ऐसे 9 में सुनेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी सुने होंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन सुने होंगे, एंगुलर मोमेंटम सुने होंगे, एंगुलर इंपल्स सुने होंगे। ये सब जितना है ना, सब क्या है, जितना एंगुलर लगा हुआ है या टॉर्क को जानते हैं, सब क्या है, एक्सियल वेक्टर। बहुत ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। कभी कभी अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सियल वेक्टर, या इसमें कौन पोलर वेक्टर है, तो आप देख के मार दीजिएगा कि हाँ कौन एक्सियल वेक्टर है, कौन पोलर वेक्टर है। ये सब देखिए ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स या टॉर्क, सब क्या है, एक्सियल वेक्टर में आता है। इसके कारण कुछ मतलब रोटेशनल इफेक्ट होता है, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ये सब हो गया एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर में क्या होता है ना कि पोलर वेक्टर मतलब कि हम बताएं ना कि फोर्स लग रहा है तो पता लगता है कि हाँ इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, कुछ पता लगता है इसका। या हम बताएं कि ऐसे समझ सकते हैं कि पोलर वेक्टर के कारण कुछ रोटेशनल इफेक्ट नहीं होगा। जैसे मोमेंटम है, वेलोसिटी है, स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी स्पीड तो स्केलर है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है, सब पोलर वेक्टर है। इस सब के कारण कुछ रोटेशनल वाला बात हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता है। यही हो गया आपका पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। इसको थोड़ा एग्जांपल याद रखना है। एक्सियल वेक्टर में सब आता है, सब एक्सियल वेक्टर है दोनों वेक्टर ही, सब एक्सियल वेक्टर, ये सब है पोलर वेक्टर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन रिप्रेजेंट करने से पहले ने हमको लगता है कि कुछ डायरेक्शन का बात कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा होगा, फिर हम वेक्टर को ड्रॉ भी करवा पाएंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को तो हम बाद में पढ़ते हैं, यही सही रहेगा। इसके बाद और इससे पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं डायरेक्शन वेक्टर्स का। इसको आप नोट कर सकते हैं, हम तो मिटा देंगे, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं। अब हम लोग अब बात करते हैं डायरेक्शन का बात करते हैं। हालांकि डायरेक्शन बात करेंगे पोलर वेक्टर का ही होगा। किसका होगा डायरेक्शन, पोलर वेक्टर का। एक्सियल वेक्टर का जरूरत पड़ेगा, उसको बाद में करेंगे, डायरेक्शन ऑफ पोलर वेक्टर। इसको ईस्ट बोलते ही बात पता है आपको, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं और इसको साउथ बोलते हैं, बस सबको पता है। अगर मान लेते हैं कि एक वेक्टर, ठीक है ना, ऐसा रहे, यहां से एकदम देखिए ये 90 डिग्री होता है, एकदम 20 से जाए, इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, एकदम 20 से जाए, ये अगर 45 डिग्री है, ये भी कितना होगा 45 डिग्री, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट।
फिर इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, अगर ये 90 डिग्री है एकदम 20 से जाए, एकदम 20 से जाए, तो इसको बोला जाता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, ये जरूरी नहीं है, ईस्ट साउथ भी बोल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं, हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ भी बोलेंगे, ठीक है ना, ईस्ट नॉर्थ ही बोल देंगे तो बात एक ही है। सही है, एकदम यहां से 20 से लाएंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। इसी प्रकार से इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ, कुछ भी। ये एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। ई 45 तो ये भी 45 होगा। ई भी कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। ई 45 तो ये भी 45 होगा। ये एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। 45 डिग्री से अगर 1 डिग्री भी अगर आगे पीछे होगा तब नहीं कर सकते हम लोग। ये नॉर्थ है, ईस्ट है, तो एकदम 20 से निकलेगा। 20 से निकलने का मतलब कि एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। अगर हल्का सा इधर हो गया इधर हो गया तो एंगल तो हो जाएगा ना 44 या 46 कुछ ऐसा हो जाएगा। ये तो हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि हम देखते हैं कि अगर हम ऐसे कह दें, ये मान लेते ईस्ट है, ये मान लेते वेस्ट है, ये मान लेते नॉर्थ है, ये मान लेते साउथ है। एक वेक्टर ऐसे है, मान लेते वेक्टर है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ईस्ट से। ईस्ट से माने एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। इसका डायरेक्शन बताना है कि इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे। तो इस डायरेक्शन को नहीं बोल सकते कि हाँ नॉर्थ ईस्ट बोल देंगे। नॉर्थ ईस्ट तब होगा जब एंगल 45 डिग्री होगा। एंगल कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं ना कि एंगल को लिखिए, 30 डिग्री है तो ऐसे लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ लिखेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे लिखने का तरीका 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये 30 है, ये पूरा 90 है, तो इसको क्या बोलेंगे, 60 डिग्री। तो इसी को लिख सकते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सही है। फिर जैसे अगर मान लेते हैं कि हम बोलते हैं कि हमको लिखना ये डायरेक्शन है, ये मान लेते हैं कि मेरे पास एंगल 20 डिग्री, तो क्या लिखेंगे इस डायरेक्शन को, हम बोलेंगे 20 डिग्री। सबसे पहले आंख मूंद के एंगल लिखे 20 डिग्री। 20 डिग्री साउथ से बना रहा है, नहीं तो साउथ को नहीं लिखना है। 20 डिग्री साउथ से बना रहा है तो साउथ को नहीं, ईस्ट से लिखना, ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ, 20 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इधर मान लेते हैं कि मान लेते हैं एंगल है 15 डिग्री, तो आप बोलिए, खुद बोलिए, ठीक है ना, क्या होगा आप समझ सकते हैं। 15 डिग्री साउथ से, साउथ ऑफ वेस्ट। समझ में आ रहा है। अगर बोलेंगे इस एंगल के रिस्पेक्ट में, ये 20 है, ये पूरा तो 90 होगा, तो ये होगा 70 डिग्री, 70 20 90। तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि 70 डिग्री, 70 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। सही है। डायरेक्शन पता होना चाहिए ये, ठीक है ना, ये डायरेक्शन ये इतना पता होना चाहिए। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसको नोट करें, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा नोट। चलिए, नोट हो गया है। देखिए, हो गया, बस इतना तक ही था। बाकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पर एक दो कुछ खुद आप करिए, ठीक है ना। एक दो आपको खुद से करना है। जैसे ये एक वेक्टर है जो कि 25 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 25 डिग्री। इसका डायरेक्शन लिखना है आपको। ये एक वेक्टर है जो कि 22 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका डायरेक्शन लिखना है आपको। सही है।
ईस्ट, एक दो आप लिख कर देखें तो आपको पूरा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। एक दो आप लिख कर देखें, इसको नोट करें, उसके बाद लिखें तो आपको कोई कन्फ्यूजन बाद में नहीं रहेगा। और उसके बाद अगर गलती होता है तो देख लें, ये बहुत सिंपल चीज़ है, फिर भी करें। ये मान लेते हैं कि 35 डिग्री है, इसका डायरेक्शन लिखें, ठीक है ना। और इसका डायरेक्शन भी लिखें, ये मान लेते हैं कितना डिग्री है, कितना डिग्री है, ये मान लेते हैं 33 डिग्री है, इसको भी लिखें। इस डायरेक्शन को आप लिखें, इसका डायरेक्शन क्या है, एक बार कॉपी में लिख ले, सही हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगी कि आप सीख गए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 22 डिग्री, 22 डिग्री एंगल बना रहा है नॉर्थ से, तो नॉर्थ को पहले नहीं लेना है, ईस्ट से लेना है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो गया। इसको देखते हैं 25 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इसको देखना है 35 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, इसको देखना है 33 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। 33 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ नहीं लिखना है, साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है ना। देखिए सही है, और होना चाहिए कागो, नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नई बात समझ में आ गया होगा। ये आसान चीज़ है, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं जिस टॉपिक की तरफ, ठीक है ना, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर मैंने एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट मैंने दर्शाया जाता है, कैसे दर्शा सकते हैं, कैसे कॉपी में लिख सकते हैं। अभी तक तो हम लोग स्केलर वेक्टर के बारे में काफ़ी कुछ जाने कि स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा, कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, ये सब भी जाने, कैसे निकाल सकते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को अलग अलग, ठीक है ना। फिर पोलर वेक्टर जाने, एक्सेल वेक्टर जाने, ठीक है ना। डायरेक्शन को कुछ जान लिए। अब हम जानते हैं कि कैसे लिख सकते हैं, मतलब कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर को। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, वास्तव में एक वेक्टर को ने एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एक वेक्टर को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लेते एरो है, ये क्या है, एरो है, इस प्रकार से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग हेड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेड, ये आगे बाद में आएगा, और इसको बोलते हैं हम लोग टेल। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेड टेल का पूरा बात चलेगा पूरा चैप्टर में, ठीक है ना। इसको टेल बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेड। वेक्टर को वास्तव में ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं एरो के द्वारा। अच्छा एक बात जाने, अगर मान लेते हैं कि इस वेक्टर को हम नाम दे दिए कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है, ए है। अच्छा जब भी वेक्टर क्वांटिटी का नाम लेते हैं इसका मतलब उसके पास दो चीज़ होता है। जब भी अगर हम वेक्टर का नाम लेते हैं कि अगर एक वेक्टर है, ठीक है ना, एक वेक्टर है, इसका मतलब कि इसके पास दो चीज़ होता है वेक्टर के पास, ठीक है ना। एक तो उसके पास मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा कि उसके पास डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होता है। स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर का जब भी नाम लेंगे उसके पास डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन का भी बात करना होगा कि उसका डायरेक्शन कहाँ है, पहला मैग्नीट्यूड कितना है, दूसरा कि उसका डायरेक्शन किस ओर है, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का, दोनों का। चलिए देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, एक वेक्टर, हम बोल रहे थे कि एक वेक्टर के पास दो चीज़ होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। तो जब भी वेक्टर्स का बात करेंगे ना तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों का बात करना होगा। तो ये एरो जो है ना, एक वेक्टर को इस प्रकार से एरो से लिखते हैं, और ये जो लेंथ है एरो का जो लेंथ है, मान लेते हैं ये मैग्नीट्यूड बताता है, लेंथ ऑफ एरो गिव्स मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, ठीक है ना। लेंथ जो है ना, लेंथ है, इसको लेंथ को मेजर कर लेंगे, ठीक है ना। लेंथ मैग्नीट्यूड को बताएगा, और डायरेक्शन जो एरो का है, ठीक है ना, डायरेक्शन एरो का है वो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होगा। डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो, ठीक है ना, गिव्स या रिप्रेजेंट जो भी लिखिए, डायरेक्शन ऑफ एरो गिव्स डायरेक्शन ऑफ, ठीक है ना, गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर। फिर से सुनिए, ठीक है ना। हम क्या बोले कि एक वेक्टर को इस प्रकार से लिखते हैं, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई एन एरो। ए वेक्टर को कैसे लिखते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं एरो बनाकर, एरो बनाकर, ठीक है ना। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक एरो दे दिए, ठीक है ना, ये एक एरो है, ये हेड है, ये टेल है। इस वेक्टर का इस एरो का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की तरफ है, ठीक है ना। इस एरो का डायरेक्शन इधर है तो वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर होगा, एरो का डायरेक्शन, वेक्टर का डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड देखिए, इसका लेंथ इतना है तो ये मैग्नीट्यूड होगा, ये लेंथ इसका मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का। हम बोलेंगे यहां पर देखिए एक और वेक्टर है, ये और वेक्टर एक। अब देखिए कि दोनों वेक्टर में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ये वेक्टर छोटा है, इसका मान इसका मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ छोटा है तो इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका लेंथ ज्यादा है, ठीक है ना। इस एरो का लेंथ ज्यादा है, माने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। जितना बड़ा लेंथ उतना मैग्नीट्यूड। ये बात आपको समझ में आएगा। फिलहाल इस बात को आप नोट करें कि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, और बाकी यहां पर लिख ही दिए कि लेंथ ऑफ एरो मैग्नीट्यूड को बताएगा और डायरेक्शन ऑफ एरो डायरेक्शन को बताएगा वेक्टर का, ठीक है ना। और इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हम ऐसे ही बोल रहे थे कि जो वेक्टर होता है उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, तो हम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को बता ही दिए। लेंथ ऑफ एरो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ एरो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे कुछ और बात को समझिए, मतलब एक देखिए ऐसे अगर मान लेते करते कि एक मान लेते हैं कि वेक्टर ए है, मान लेते हैं कि वेक्टर बी है, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, वेक्टर का डायरेक्शन सेम ही है, एक ही तरफ है। हम कहेंगे दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो हम बोलेंगे बी का मैग्नीट्यूड बड़ा है ए से, क्योंकि बी लंबा है, ठीक है ना। ऐसा बात आपको समझना होगा। ये तो बात हम बता दिए कि एक वेक्टर को, ठीक है ना, हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। बट वेक्टर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पूरा फिजिक्स में वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना, कि बार बार एरो बनाकर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, ये करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को ऐसे सिंपल ही कर देंगे। जैसे एक वेक्टर ए है, वास्तव में वेक्टर ए ये है, तो हम बोलते हैं कि ए लिख दिए, नाम ए, और उस पर एक छोटा सा एरो दे दिए, ये हो गया वेक्टर, वेक्टर ए। अगर मान लेते हैं कि ये वेक्टर बी है, ये एक वेक्टर बी है, तो हम लोग ऐसे भी इसके बदल लिख देंगे कि ये समझ गए कि ये वेक्टर बी है। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक वेक्टर है, वेक्टर एम है, तो हम लिख देंगे एम पर इस प्रकार से एरो, ये वेक्टर एम है। इस प्रकार से भी सिंपल हम लोग करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं ना कि वेलोसिटी आप पढ़ते होंगे 9th क्लास, वेलोसिटी को लिखते हैं ऐसे, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है। भी से वेलोसिटी को भी लिखते हैं, भी से स्पीड को भी लिखते हैं। तो स्पीड को देखें कैसे लिखते हैं, स्पीड को ऐसे लिखते हैं, भी सिर्फ, स्पीड मैंने सिर्फ भी, वेलोसिटी मैंने वी पर एरो देते हैं, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। मोमेंटम लिखते हैं, मोमेंटम वेक्टर है तो ऐसे लिखते हैं। तो जो भी वेक्टर है ना, उसके ऊपर एक एरो दिया जाता है, जिससे हम लोग समझ जाते हैं देखकर कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और देना ही चाहिए ऐसे। जितना वेक्टर क्वांटिटी है तो लिखने से उसके ऊपर एक एरो दे दीजिए, ताकि पता लग जाए कि कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। बार बार ऐसे ड्रॉ करना कि मैंने वेक्टर को ही ड्रॉ करना ऐसे, ये उतना आसान काम है नहीं, तो हम लोग ऐसे करते हैं यूज। लेकिन वास्तव में आपको समझ में आना चाहिए कि वेक्टर को रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, एरो बनाकर, लेंथ ऑफ एरो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और डायरेक्शन ऑफ एरो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इस बात को आपको समझना होगा और नोट भी करना होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम कुछ और बात करते हैं, ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं वेक्टर को, ठीक है ना। तो कुछ आपको और ज़्यादा फीलिंग्स आएगा, ठीक है ना, और ज़्यादा समझ पाइएगा इस टॉपिक को, ठीक है ना। तो इसको नोट करें और ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको नोट करें।
हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं हम, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो देख लिए वेक्टर को। अब यहां पे देखिए आप, अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि ड्रॉ, ठीक है ना, ए वेक्टर, एक वेक्टर को ड्रॉ करना है जो कि वेक्टर है 5 न्यूटन ईस्ट, 5 न्यूटन ईस्ट। आप ड्रॉ करिए, एक वेक्टर ड्रॉ करना है जो कि क्या है 5 न्यूटन ईस्ट है। आप देखिए, मान लेते ईस्ट है, ये मान लेते वेस्ट है, ये मान लेते नॉर्थ है, और ये मान लेते हैं साउथ है। एक वेक्टर 5 न्यूटन ईस्ट। अच्छा पहले डायरेक्शन कहाँ, ईस्ट की तरफ, ठीक है ना, ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है। अच्छा मान लेते हैं कि डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, चलिए डायरेक्शन का बात तो कर लेंगे ईस्ट का। और 5 न्यूटन, अच्छा सोचिए कि अगर हमको ड्रॉ करना है, ठीक है ना, 5 न्यूटन, तो लेंथ कैसे ड्रॉ करें हम, एक वेक्टर ऐसे अगर हमको ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ करें। अच्छा डायरेक्शन तो हो गया ईस्ट की तरफ, लेकिन ये कैसे करें, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, क्योंकि 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन 4 न्यूटन ये तो स्केल में होता नहीं है। स्केल में होता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐसे होता है। तो लेंथ कैसे बता पाएगा 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड को। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्केल ही का यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ और हम यूज करेंगे, ठीक है ना, यूज करेंगे सिंपल आपका जो स्केल होता है उसी का यूज करेंगे। हम लोग ऐसा मान लेंगे, ऐसे ज्यूम कर लेंगे हम, ठीक है ना, कि जो आपका स्केल है वो 1 लेट मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है ना इक्वल टू हो जाएगा 1 न्यूटन। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस को हम मान लेंगे 1 न्यूटन फोर्स, इसलिए 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस को क्या मान लेंगे 5 न्यूटन। इस बात को लिखना जरूरी है, ठीक है ना, इस बात को लिख लीजिएगा। पहले इतना मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इक्वल टू 1 न्यूटन है, तो 5 सेंटीमीटर तो 5 न्यूटन हो गया। अब कर दीजिए यहाँ पे स्केल से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। और ये हो गया डायरेक्शन, ठीक है ना, ये डायरेक्शन किधर हो गया ईस्ट की तरफ, तो हो गया ये, और क्या, ठीक है ना, ये आपका हो गया, ठीक है ना, ये आपका हो गया क्या, एक वेक्टर जो कि 5 न्यूटन ईस्ट है। लेंथ ये जो है इसका, ठीक है ना, ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है, ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन तो बता ही रहा ईस्ट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम वेक्टर को ड्रॉ करते हैं 5 न्यूटन ईस्ट, सही है। जैसे ठीक है ना, एक वेक्टर और मान लेते हैं, हमको ड्रॉ करने के लिए दे दिया, मान लेते हैं कि सेकंड एक वेक्टर है, एक दो आप भी करिएगा, पहले एक दो देख लीजिए। ड्रॉ ए वेक्टर, ठीक है ना, ड्रॉ ए वेक्टर, एक वेक्टर ड्रॉ करना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो क्या करना है, एकदम सबसे पहले आँख मूंद के ऐसे बना दीजिए, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, ठीक है। इसको मान लेते हैं 1 बोलते हैं, इसको मान लेते हैं 2 बोलते हैं, इसको मान लेते हैं 3 बोलते हैं, इसको मान लेते हैं 4 बोलते हैं, इसको मान लेते हैं 5 बोलते हैं, और इसको मान लेते हैं, इसको थोड़ा लंबा करिए, इसको मान लेते हैं 6 बोलते हैं, सही है ना, ये आगे मान लेते हैं 6 है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट 1 सेंटीमीटर जो है ना डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा, तो 6 सेंटीमीटर जो होगा इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये 6 सेंटीमीटर मान ली, 1 सेंटीमीटर 2 3 4 6, तो ये एक्सेलरेशन हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर का, और डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ, ठीक है ना, इधर नॉर्थ है, तो ये आपका हो गया, ठीक है ना, ये आपका एक हो गया वेक्टर जो कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है नॉर्थ, सही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग को करना है, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं।
मतलब देखिए, हम तो हालांकि मेरे पास ग्राफ नहीं था, ग्राफिकली आप कर सकते हैं। ये वास्तव में आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे, लाइन आप खींचेंगे। हम तो आपको सिर्फ समझा दिए हैं कि हाँ इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसको नोट भी कर सकते हैं, याद रखने के लिए नोट ही करना है। और एक दो और करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे ड्रॉ ए वेक्टर, ठीक है ना, ड्रॉ ए वेक्टर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायरेक्शन है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये डायरेक्शन है, एक वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, ठीक है ना, इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। पता ही है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ क्या होता है। 30 डिग्री नॉर्थ से बना दीजिए, देखिए 30 डिग्री हो गया नॉर्थ से, तो इसी को बोलेंगे ना 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। डायरेक्शन तो मालूम ही है, हम लोग क्या मान लेंगे, लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये हो जाएगा मान लेते हैं 1, ये हो जाएगा मान लेते हैं 2, ये हो जाएगा 3, मान लेते 4, मान लेते 5, मान लेते 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका, ये आपका एक वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो गया। डायरेक्शन इधर, ये मैग्नीट्यूड पता ही है, लेंथ बता ही रहा है मैग्नीट्यूड। तो इस प्रकार से आपको समझना है, ठीक है ना, इसको लिखना जरूरी है वरना दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एग्जांपल देने से कोई फायदा नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। ये डायरेक्शन आपको सिखाई दिए, डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन रहेगा तो आप कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो बाकी डायरेक्शन तो आपको कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों को, ठीक है ना, इसको नोट करें। चलिए हो गया, यहाँ तक तो हो गया, ठीक है ना। और एक आगे होना चाहिए क्या, अच्छा एक और कर लेते हैं, एक और कोई कर लेते हैं, या एक आप करें। ड्रॉ ए वेक्टर, ठीक है ना, कॉपी पे आपको करना है। ड्रॉ ए वेक्टर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। इसको करिए तो, ठीक है ना, इसको करना है आपको खुद, ठीक है, इसको करना है आपको खुद से। इसको आप खुद से करें, वेक्टर को ड्रॉ करें तो आप सीख जाइएगा और कंफर्म हो जाएगा कि सीख गए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हो गया। क्या करना है, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ करिए। इधर हम लोग बोलते हैं ईस्ट, इधर हम लोग बोलते हैं वेस्ट, इधर हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, और इधर हम लोग बोलते हैं साउथ। पहले डायरेक्शन ही खींच लीजिए, 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ ऑफ वेस्ट मतलब कि वेस्ट की तरफ, ठीक है। ये लगभग 40 डिग्री होगा, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लगभग मान लेते हैं 40 डिग्री। कितना डिग्री है, 40 डिग्री, ठीक है। 40 डिग्री, इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन हो गया नहीं 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अब हम क्या मान लेंगे, लेट 1 सेंटीमीटर, स्केल का 1 सेंटीमीटर है, वो मान लेंगे कि 1 मीटर पर सेकेंड हो गया आपका। तो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू हम कह देंगे कि 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है ना। और यहाँ से कर देंगे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, ये ठीक है। तो यहाँ से लेके ये टेल हो गया वेक्टर का, ये हो गया वेक्टर का हेड, ये एक वेक्टर हो गया,
इसका ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो ये हो गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड। ये वेक्टर हो गया, वेक्टर का नाम क्या है 5 मीटर पर सेकेंड 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है ना, ये वेक्टर का डायरेक्शन और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ड्रॉ कर दिए। सही है। तो इस प्रकार से वेक्टर को ड्रॉ करना के लिए भी सीखना चाहिए। ठीक है ना, सीखना जरूरी ही है। ऐसा नहीं कि इससे हम सवाल करेंगे, ऐसा नहीं कि इससे हम IIT लेवल का सवाल होगा, ठीक है ना, या कुछ ऐसा, लेकिन फिर भी जरूरी है। ठीक है ना, बहुत सारा बात है कि उससे क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी जरूरी होता है। अभी हम लोग का पढ़ना है टाइप ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ना है हम लोगों को? टाइप ऑफ वेक्टर्स। ठीक है ना, तो हमें लगता है कि टाइप ऑफ वेक्टर्स से पहले कुछ और पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, कुछ छोटा छोटा बात है वेक्टर्स के बारे में, उसको पढ़ा देंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। फिर टाइप ऑफ वेक्टर में जैसे पैरेलल वेक्टर्स आएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स आएगा, तो थोड़ा माने दिक्कत होगा। इसी कारण 2-3 बात है जो हम वेक्टर्स का पढ़ा देते हैं। फिर पढ़ाएंगे हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। इसको नोट करें, नोट कर लिया होगा। अभी 2-3 बात, 3 नोट लिखाएंगे। ठीक है ना, 3 पॉइंट पढ़ाएंगे और जो तीनों का तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सम इम्पॉर्टेंट एक सेकंड, चलिए ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू वेक्टर, इसको ख़त्म करते हैं और ये लास्ट टॉपिक होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना वेक्टर में आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। सम इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू वेक्टर। पहला बात क्या है? पहला बात क्या है कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर है, मेरे पास क्या एक वेक्टर है, ये वेक्टर का हेड है, ये वेक्टर का टेल है। ठीक है, ये मान लेते वेक्टर का नाम है ए, वेक्टर का नाम क्या है ए। तो सबसे पहला कहता है ना पॉइंट कि वेक्टर को रोटेट नहीं कर सकते हैं, वेक्टर को रोटेट नहीं कर सकते। अगर वेक्टर को रोटेट करेंगे, अगर मान लेते कि वेक्टर एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है ना, तो वेक्टर को रोटेट नहीं करेंगे। अगर वेक्टर को हेड को पकड़कर थोड़ा सा भी एंगल को कम कर दिए 29 डिग्री, या एंगल को बढ़ा दिए 31 डिग्री कर दिए, तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। वेक्टर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वो वेक्टर नहीं रहेगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेक्टर का। वेक्टर के पास 2 चीजें, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाए तो हम बोलेंगे वेक्टर ही चेंज हो गया। अगर कोई वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना, तो डायरेक्शन इधर ही होगा, उसको रोटेट नहीं कर सकते वरना वेक्टर में चेंज आ जाएगा। हाँ, इसको चेंज कब कर सकते, इसको रोटेट कितना डिग्री पे कर सकते हैं? ठीक है ना, एक वेक्टर को, ठीक है ना, एक वेक्टर को हम 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, 360 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं। अगर एक वेक्टर को अगर 360 डिग्री पे रोटेट भी करें तो वापस तो वेक्टर यहां से मान लेते कि टेल फिक्स है, टेल फिक्स है, हेड को पकड़ के यहां से ऐसे रोटेट कर दिए फुल्ली 360 डिग्री, तो वापस तो यहीं पे आ जाएगा वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो ऐसे भी चेंज नहीं होने वाला है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ, वापस आ गया। तो वेक्टर को अगर 360 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे वेक्टर में चेंज आ जाएगा। ठीक है ना, इस बात को आपको समझना है। ऑन रोटेटिंग 360 डिग्री वेक्टर डज नॉट चेंज, वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। 360 डिग्री पे अगर रोटेट करेंगे तो 2 पाई पे रोटेट करेंगे तो सही है, वेक्टर में कोई चेंज आने वाला नहीं है। हाँ, 180 डिग्री, 170 डिग्री, 1 डिग्री, मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, 360 डिग्री ही रोटेट करेंगे। 360 डिग्री के अलावा अगर 180 डिग्री रोटेट किए, 170 डिग्री रोटेट किए तो डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा। मैग्नीट्यूड तो ऐसे भी चेंज होने वाला है नहीं। ठीक है ना, अगर वेक्टर को हम रोटेट कर भी देंगे, ठीक है ना, इस वेक्टर को अगर हम रोटेट कर भी देते हैं अगर, ठीक है ना, इस वेक्टर को ऐसे रोटेट कर दिए या इस वेक्टर को ऐसे रोटेट कर दिए, तो रोटेट करने से क्या होगा? मैग्नीट्यूड लेंथ क्या घट जाएगा? इस वेक्टर को रोटेट करके लिए लीजिए यहाँ पर ला दिए, ठीक है ना, इसी वेक्टर को, ये वेक्टर को रोटेट कर दिए, इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ ला दिए, तो लेंथ तो नहीं घटेगा इसका,
ना लेंथ घटेगा ना लेंथ बढ़ेगा, लेंथ तो वही रहेगा, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा वेक्टर का, डायरेक्शन बदल रहा है और डायरेक्शन बदलने से वेक्टर बदल जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है ना, रोटेट कर देंगे वेक्टर को, डायरेक्शन चेंज होता है, जो कि गलत बात है, नहीं करना है, ठीक है ना। तो एक वेक्टर को रोटेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, रोटेट करना है तो 360 डिग्री पे करेंगे, तब वेक्टर में कोई चेंज आने वाला नहीं है, पहला बात, ठीक है ना, पहला बात ये आपको याद रखना है। दूसरा बात, ठीक है ना, रोटेट नहीं कर सकते हैं, रोटेट नहीं कर सकते हैं। सेकंड बात, सेकंड जो हम लोग पढ़ेंगे उसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर। इसका क्या मतलब है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर? मतलब एक वेक्टर को पैरेलल कहीं पर भी लेके जाया जा सकता है, एक वेक्टर को पैरेलल हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। ए वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ, ए वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ, मतलब एक वेक्टर को, ठीक है ना, रोटेट तो नहीं कर सकते 360 डिग्री पर, एक वेक्टर को रोटेट तो नहीं कर सकते 360, सॉरी, एक वेक्टर को रोटेट कर सकते 360 डिग्री पर, 360 के अलावा नहीं रोटेट करना है, सॉरी, ठीक है ना। एक वेक्टर को हम सिर्फ 360 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो वेक्टर में चेंज नहीं आएगा, बाकी वेक्टर को रोटेट करना नहीं है। तो हम कह रहे थे वेक्टर को हम रोटेट नहीं कर सकते पर वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये मान लेते एक्स एक्सिस है, ये मान लेते एक्स डैश है, ये मान लेते वाई है, और ये मान लेते हैं वाई डैश है। ये मान लेते हैं कि एक वेक्टर है मेरे पास जो कि एंगल बना रहा है कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये वेक्टर का नाम दे देते हैं, मान लेते हैं वेक्टर बी। कौन सा वेक्टर बी? इस वेक्टर को हम रोटेट तो नहीं कर सकते हैं, मतलब एंगल को चेंज नहीं कर सकते, 29 डिग्री या 31 डिग्री या 32 डिग्री, ठीक है ना, या 34 डिग्री, कुछ भी नहीं चेंज कर सकते, 1 डिग्री भी इधर उधर नहीं कर सकते, वेक्टर चेंज हो जाएगा। बट इसको हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस मार्कर को एक वेक्टर समझिए, ठीक है, ये मार्कर को वेक्टर समझिए, इधर हेड है इधर टेल है, ये एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर को हम रोटेट नहीं कर सकते, रोटेट नहीं कर सकते हैं, पर इस वेक्टर को हम पैरेलली लेके जा सकते हैं, वेक्टर को ऐसे इधर लेके जा सकते हैं, बिना घुमाए वेक्टर को इधर भी लेके जा सकते हैं, यहाँ से वेक्टर को मन है तो इधर भी लेके जा सकते हैं, सिर्फ रोटेट नहीं करना है। वेक्टर को ऐसे ही आप इधर भी लेके जा सकते हैं, वेक्टर को इधर भी लेके जा सकते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को पैरेलली आप कहीं भी ले जा सकते हैं, देखिए ना, रोटेट नहीं करना है, ऐसे लेके जाइए, कहीं भी एकदम इन्फिनाइट तक लेके जा सकते हैं, इधर भी इन्फिनाइट तक लेके जा सकते हैं, इधर भी इन्फिनाइट तक लेके जा सकते हैं। जैसे इस वेक्टर को देखिए मन है, ठीक है ना, इस वेक्टर को मन है तो यहाँ पे हम लेके चलाएं, ठीक है ना, यही वेक्टर जो बी है, इस वेक्टर को ऐसे यहाँ से लाएं और ऐसे कर दिए, ये एंगल यहाँ पर भी 30 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है ना, ये एंगल 30 डिग्री बन रहा था हॉरिजॉन्टल से, तो एक्स एक्सिस से, मतलब यहाँ पर एंगल अगर 30 डिग्री बन रहा था एक्स एक्सिस से, तो यहाँ पर भी एंगल 30 डिग्री ही बनेगा एक्स एक्सिस से, ठीक है ना, रोटेट नहीं होना चाहिए। बाकी वेक्टर अगर ऐसे है तो मन किया हमको वेक्टर को उठाकर यहाँ रख देंगे, मन किया वेक्टर को यहाँ से अब यहाँ लेके चले गए, मन किया यहाँ से यहाँ लेके चले गए, पूरा प्लेन में, इस प्लेन में वेक्टर को कहीं पर भी लेके जाया जा सकता है, पर बिना रोटेट किए हुए। अगर आपको ऐसे लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको मन किया कि थोड़ा सा ऐसे कर दे अब लेके जाएं, तो नहीं लेके जा सकते हैं, आप ऐसे ही लेके जाना होगा, ऐसे ही लेके जाना होगा, इसको ऐसे मुड़ा कर नहीं लेके जा सकते, डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर। इसका यूज पूरा होगा, पूरा वेक्टर्स पढ़ते समय, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर, इसको नोट करें। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो कि हमको पढ़ाना है, लास्ट पॉइंट है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इसको नोट करें। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो गया होगा। देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है, ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, समझ रहे होंगे, दो वेक्टर के बीच का एंगल। मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर है ए, सही है, और मान लेते हैं मेरे पास एक वेक्टर है बी। हम कहते हैं कि दोनों के बीच का एंगल बताओ,
वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बताना है। तो आप कहिएगा सबसे पहले कि मैंने बच्चा लोग पूछेगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कैसे बताएं, ये दोनों तो अलग अलग है, ज्वाइन थोड़ी है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है ना कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए मैंने कहीं पर भी प्लेन में है, ठीक है ना, वेक्टर ए वेक्टर बी भले प्लेन में कहीं पर भी है, पर हम लोग तो पढ़े ना पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। एक वेक्टर को क्या, इस वेक्टर ए को यहाँ से ऐसे इधर नहीं लेके आ सकते हैं, ऐसे लेके आ सकते हैं, इसको ऊपर ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर के लिए दो वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए दोनों वेक्टर्स को सबसे पहले टेल टू टेल ज्वाइन करिए, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल पता करना चाहते हैं, तो ये अगर मान लेते हैं कि बी है, ये बी है, इसको क्या किए हम ऐसे करके ऐसे ले आए, इसको क्या किए ऐसे देखिए, इसको भी यहाँ से उठाकर यहाँ ला रहे हैं, पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे लाएं। इसके बाद थोड़ा सा हम, ठीक है ना, इसको ऐसे मूव करेंगे, ठीक है ना, ऐसे मूव कर दिए, ये यहाँ पर आ गया, ये वेक्टर ए है, सही है। अब देखिए ज्वाइन हो गया टेल टू टेल, दो वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करना है। दो वेक्टर्स अगर टेल टू टेल ज्वाइन हो जाता है तो देखिए यहाँ पर दो एंगल बनेगा, एक छोटा एंगल बन रहा है और एक बड़ा वाला एंगल बन रहा है। तो कौन है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो देखना है छोटा वाला एंगल, ठीक है ना। दो वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन कर देना है, देखिए टेल टू टेल ज्वाइन है, इसका टेल को हमको ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर दिए। अब छोटा एंगल है, ठीक है ना, तो वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। छोटा एंगल को अगर मान लिया थीटा, तो यही है, ठीक है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यही है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बड़ा वाला एंगल को नहीं बोलते एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, छोटा वाला। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर पता करना है, ठीक है ना, तो सबसे पहले दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करें और देखें सबसे छोटा एंगल कौन सा है, हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करें और छोटा एंगल को देख लें। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर ए है, सही है, और मेरे पास दूसरा एक वेक्टर बी है, ये एंगल 120 डिग्री है। हमको बताना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। देखिए दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, क्या दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा, आंसर है नहीं। सबसे पहले कि दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करना है। ये देखिए, ये वेक्टर ए का हेड है और वेक्टर ए का हेड में वेक्टर बी का टेल है, ये तो गलत है। पहले सबसे पहले तो टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा हमको। टेल टू टेल ज्वाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पढ़ चुके हैं। वेक्टर ए को हम, ठीक है ना, वेक्टर ए अगर ये मार्कर है तो क्या इस मार्कर को आगे पीछे कर सकते हैं पैरेलली। इस वेक्टर ए को हम ऐसे करके आगे बढ़ा दिए और ये इसका टेल को यहाँ पर रख दिए, ठीक है। देखिए टेल ज्वाइन हो गया, देखिए इसको आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे लगे। ये मान लेते हैं वेक्टर बी है, ये क्या वेक्टर बी है। अब क्या है कि ए को क्या करेंगे, ये ए को कर दिए, पहले ऐसे था, पहले ए ऐसे था, ठीक है ना, पहले ये ए था, डॉट डॉट से दिखा दिए कि पहले था वेक्टर ए, लेकिन इस वेक्टर ए को हम आगे बढ़ा दिए। ये एंगल 120 डिग्री है, ठीक है ना, तो ये एंगल 120 डिग्री है। ये पूरा कितना होगा, ये पूरा 180, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना हो गया 60 डिग्री है। 120 डिग्री एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं होगा, 60 डिग्री होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है ना। तो यही है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर छोटा सा चीज़ है, ठीक है ना, याद रखना होगा कि सबसे पहले दो वेक्टर्स को टेल टू टेल देखिए कि टेल टू टेल ज्वाइन है कि नहीं। अगर टेल टू टेल ज्वाइन है तब तो ठीक है, अगर टेल टू टेल ज्वाइन नहीं है तो सबसे पहले दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे जैसे यहाँ पे किए हैं। उसके बाद छोटा एंगल देख लेना है, ठीक है ना, ये छोटा एंगल है और ये बड़ा एंगल है, तो बड़ा एंगल नहीं छोटा एंगल जो है वही होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इसको एकदम, एक सेकेंड, चलिए ठीक है ना, ऐसे भी टॉपिक लास्ट ही है, इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। तो ठीक है ना, ये 2-3 टर्म था, 2-3 टॉपिक था, ठीक है ना। इसका काफ़ी यूज होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर, ठीक है ना। और वेक्टर को रोटेट नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो 360 डिग्री पर, तभी वेक्टर चेंज नहीं होगा। इसके बाद का जो क्लास होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर। और टाइप्स ऑफ वेक्टर के बाद हम लोग को आ जाएगा अपना लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना।
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद वहाँ से आपका न्यूमेरिकल्स आना शुरू होगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्लास को करते हैं एंड, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स।